हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बायजी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि आपके एआईबी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो संबंधित है हमारा सीपीसी से, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड से संबंधित है। क्वेश्चन यह है कि सीपीसी के सेक्शन 34 में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। क्या वो बात करता है कि कोर्ट के द्वारा इम्पोज किए गए फाइन की पेमेंट पर, या किसी अदर पार्टी के द्वारा कंपनसेशन की पेमेंट पर, या फिर पेमेंट के इंटरेस्ट के बारे में, या फिर इन सभी में से कोई भी नहीं है। तो जब हम सेक्शन 34 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर बात की गई है किसके बारे में, पेमेंट के इंटरेस्ट के बारे में। सेक्शन 34 में क्या लिखा गया है, इंटरेस्ट की बात की गई है, यानी कि मनी की पेमेंट के लिए क्या इंटरेस्ट रेट जो है वो दिया जाएगा अगर कोई डिग्री पास की जाती है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि रेट नोट एक्सटेंड 6% पर एनुअल एज द कोर्ट डीम्ड रीजनेबली फिट, यानी कि कोर्ट के अनुसार, लेकिन वो कितने से ज़्यादा नहीं होगा, वो नहीं होगा 6% पर एनम से, यानी साल का 6% से ज़्यादा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि अगर जब कोई ऑर्डर, डिग्री या फिर जजमेंट पास की जाती है और उस जजमेंट या डिग्री या ऑर्डर में कोई भी क्लैरिकल या अर्थमेटिक मिस्टेक है तो उसे करेक्ट किस सेक्शन के अंतर्गत किया जा सकता है। सीपीसी के किस सेक्शन में इसके बारे में बात की गई है। तो जब हम सेक्शन 152 पढ़ते हैं तो वहाँ पर बात की गई है क्लैरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक की करेक्शन के बारे में, जो कि बात करता है डिग्री या फिर जजमेंट या फिर ऑर्डर के अमेंडमेंट के बारे में। अगर कोई भी क्लैरिकल या अर्थमेटिक मिस्टेक होती है तो उसे करेक्ट किया जा सकता है। साथ ही इसमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनकर निकलता है कि जो करेक्शन की जाती है क्या वो सव्य अपने मोटो के द्वारा कोर्ट उसे कर सकती है। इस पर भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। और अप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, यानी कि कोर्ट अपने सव्य के ऑर्डर के द्वारा अपने अपने खुद के ओवन मोटिव के द्वारा वो क्या कर सकती है, किसी भी डिग्री, ऑर्डर या फिर जजमेंट में अमेंडमेंट कर सकती है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में जो संबंधित है कि सीपीसी के सेक्शन 10 में क्या प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जब हमने एलएलबी की थी तो हमने इनसे रिलेटेड हमारे जो दो डॉक्ट्रिन थे वो हमने डिस्कस किए थे। सेक्शन 10 जो बात करता है वो किसके बारे में बात करता है, सेक्शन 10 से रिलेटेड है हमारा एक डॉक्ट्रिन, जो आपको, अगर आपने वो डॉक्ट्रिन के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको वो याद आ रहा होगा। वो था रेस सब जुडाइस। एक ये डॉक्ट्रिन है जो बात करता है किसके बारे में, सेक्शन 10 के बारे में। और सेक्शन 11 के बारे में एक और डॉक्ट्रिन था हमारा, वो था हमारा रेस जुडी काटा। ये दोनों, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि साथ ही ये पूछा जा सकता है यह सेक्शन किस बारे में बात करती है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सेक्शन 10 को जो रेस सब जुडाइस है इसे ही हम क्या कहते हैं, स्टे ऑफ शूट। जैसे ही हम सेक्शन 10 को पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है स्टे ऑफ शूट के बारे में, जो क्या कहता है कि अगर कोई भी शूट पेंडिंग है, चल रहा है किसी दूसरी कोर्ट में जो कि कॉम्पिटिएंट कोर्ट है, और वो मैटर जो है डायरेक्टली और सब्सटेंशियली सेम इशू पर है, सेम पार्टी के द्वारा है, लिटिगेशन की जो पार्टी है वो भी सेम है, तो ऐसा अगर कोई भी केस पेंडिंग होता है
तो वहाँ पर दूसरा केस अगर फाइल होता है तो उस केस को जो है क्या कर दिया जाता है, स्टे कर दिया जाता है, और जो प्रीवियस केस फाइल हुआ है उस पर वहाँ पर डिसीजन पहले दिया जाएगा। उसके बाद इस पर क्या लगा दिया जाएगा, रेस जुडिकाटा लगा दिया जाएगा। क्योंकि एक जब केस डिसाइड हो जाता है तो जब उसके बाद लगता है हमारा रेस जुडिकाटा, और केस पेंडिंग होता है तो हमारा लगता है क्या, रेस सब जुडाइस। तो सेक्शन 10 बात करती है स्टे ऑफ शूट के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी का, उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने में अगर विफलता होती है, यानी कि वो फेल हो जाता है रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने में, तो वहाँ पर कोर्ट क्या कर सकती है। क्या कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है, या फिर डिग्री को रद्द करने के लिए ऑर्डर पास कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, एक ही बार में जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, या इन सभी में से कोई भी एक चीज़ कर सकती है जो कोर्ट को सही लगता है। तो इसका हमारा जवाब होगा कि कोर्ट जो है इन सभी में से कोई भी चीज़ कर सकती है, जो कि बात करता है हमारा जो कि बात करता है हमारा ये रूल क्या कहता है, ऑर्डर 8 रूल 10 यह कहता है कि कोर्ट क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है, कोई भी ऑर्डर प्रोनाउंस कर सकती है जो उसे सही लगे, या फिर डिग्री का प्रोनाउंसमेंट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। प्लीडिंग का क्या मतलब है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका जवाब ज़रूर पता होगा। तो मैं ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ देता हूँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। तो ये मैं आपके लिए सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सीपीसी के सेक्शन 16 में, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अगर कोर्ट में फाइल किया जाता है तो उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पर होगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी शूट फाइल किया गया है कोर्ट में, तो उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पर होगा। क्या उसका जुरिस्डिक्शन होगा जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, या डिफेंडेंट रहता है, या फिर अपना बिजनेस कैरी आउट करता है। तो इसका जवाब है हमारा ए और बी, यानी कि वो दोनों जगह पर क्या कर सकता है, अपना केस को फाइल कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में। ये आपको पता चलेगा जब आप सेक्शन 16 को पढ़ेंगे। वहाँ पर बात की गई है सब्जेक्ट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर इज सिचुएटेड, यानी कि जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर है और डिफेंडेंट क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को कैरी आउट कर रहा है, एक्चुअली गेन कर रहा है, पर्सनली वर्क कर रहा है उसके प्रॉफिट के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है सेक्शन 11 से सीपीसी के, कि शूट में जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है तो क्या वहां पर शूट क्या डिसमिस हो जाता है, या शूट स्टे हो जाता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो अगर ये है इसका, ये बात करता है सेक्शन 10 के बारे में, और ये बात करता है हमारा सेक्शन 11 के बारे में। तो इसलिए हमारा पहला जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है तो शूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक प्रकृति का नहीं है, क्रिमिनल नेचर की प्रकृति नहीं है। तो ये जो सभी है, ये सभी बात करती है कि ये क्रिमिनल नेचर की बात नहीं करती। राइट टू टेक आउट द पोजेशन, यानी कि कब्जा हटाने का अधिकार। राइट टू वर्शिप इन ए टेम्पल, यानी कि मंदिर में पूजा करने का अधिकार। और फिर राइट टू कास्ट एंड रिलीजन, यानी कि जो धर्म है और जो कास्ट है उसका अधिकार की बात करता है। तो ये सभी ही हमारे क्रिमिनल नेचर के शूट के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीपीसी में
फॉरेन जजमेंट के बारे में कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो जब हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं तो वहाँ पर डेफिनेशन की बात की गई है कि कौन कौन सी डेफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है सीपीसी के अनुसार। तो सेक्शन जब हम पढ़ते हैं, सेक्शन कौन सी पढ़ते हैं, सेक्शन 26। सेक्शन 26 में क्या लिखा गया है, फॉरेन जजमेंट के बारे में बात की गई है कि जो फॉरेन कोर्ट होती है, जो फॉरेन कोर्ट होती के द्वारा जजमेंट दी जाती है, उन्हें हम फॉरेन जजमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि डिग्री का क्या मतलब होता है। क्या डिग्री फाइनल होती है या प्रिलिमिनरी होती है, प्रारंभिक होती है, या केवल प्रारंभिक ना कि फाइनल, या प्रिलिमिनरी या फिर फाइनल, या तो वो प्रिलिमिनरी होगी, या तो प्रारंभिक होगी, या फिर फाइनल होगी, या फिर अंतिम होगी। तो जो हमारी डिग्री होती है वो डिग्री क्या होती है, या तो प्रारंभिक होती है या फिर अंतिम होती है। डिग्री के बारे में सेक्शन 2(2) में डिफाइन किया गया है, जहाँ पर यह स्पेसिफाई किया गया है कि जो डिग्री है वो या तो प्रिलिमिनरी होगी या फिर फाइनल होगी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि रिलेटेड है कि सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन है जो बात करता है कोर्ट के बाहर प्रोवाइड किए गए डिस्प्यूट के सेटलमेंट के ऑप्शन के बारे में। यानी कि न्यायालय से बाहर विवाद के निपटान का विकल्प दिया गया है किस सेक्शन के अंदर। तो ये बात करता है हमारा सेक्शन 89। सेक्शन 89 का सबसेक्शन 1। सेक्शन 89 पूरा का पूरा भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन इस तरीके से दिए जा सकते हैं 80, 82, 83 और 89। तो आपको 89 पर, 89 पर आपको यहाँ पर राइट करना होगा। अब क्या, जब आप इसको पढ़ते हैं सेक्शन 89 के सबसेक्शन 1 को, वहाँ पर बताया गया है कि आपके पास ऑप्शन है, कोर्ट आपको क्या कर सकती है, सेटलमेंट के लिए भेज सकती है मीडिएशन को, आर्बिट्रेशन को, लोक अदालत को, जो कि आपका वहाँ पर सेटलमेंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक केस के बारे में। ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि यह स्टेटमेंट किस केस के अंतर्गत कही गई है। हाल ही में किस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मंडल को आरक्षित श्रेणियों के लिए अंकों में आरक्षित अंकों के कुछ छूट की अनुमति देता है, और यह छूट की अनुमति देना क्या कर रहा है, संविधान के अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन कर रहा है। यह बात किस केस के अंदर कही गई थी? तो जो हमारा ये केस है, नायर सर्विस सोसाइटी वर्सेस यूजीसी हम इसे कहते हैं, 2016 का केस है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इस केस में यह बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि एक और इम्पोर्टेंट केस है। समझते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में मुकदमा दायर करने में जानबूझकर देरी के मामले में अग्रणीय मामला है, जिसके अनुसार क्या है, जो शिकायत करता है, कंप्लेनेंट है, उसको भारी नुकसान हुआ था। तो कौन सा ऐसा केस था जो कि बात करता है कि डिले होने के कारण, जानबूझकर डिले होने के कारण कंप्लेनेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ा था। तो जो ये हमारा पहला केस है, प्रोफेसर कृष्णराज गोस्वामी वर्सेस विश्वनाथ डी मुस्काटकर, मुकाटकर है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। तो आपका ये यहाँ पर जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन एक और रिलेटेड केस है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपसे 5 या 4 केस लॉज अवश्य पूछे जाएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस फैसले के तहत संविधान के किसी भी सदन को बुलाना, यानी कि उसे सम्मन करना, प्रोमोलुगेट करना, उसे डिसॉल्व करना, यानी कि भंग करने की राष्ट्रपति की कार्रवाई मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने पर असंवैधानिक होगा। यानी कि अगर आपने क्या किया है कि कोई पार्लियामेंट के हाउस के अंदर अगर कोई समन भेजा है
बुलाने के लिए और वहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मेंबर हैं उनकी वो नहीं ली, एडवाइस नहीं ली, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। तो यह बात किस केस के अंतर्गत हेल्ड की गई थी? तो यूएन रॉय वर्सेस इंदिरा गांधी का केस था, इस केस के अंतर्गत यह बात हेल्ड की गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि ऑर्डर 33 सीपीसी की बात कर रहा है। ये ऑर्डर 33 जो बात करता है इंडिजेंट पर्सन के द्वारा फाइल किए गए शूट के बारे में। अगर इंडिजेंट पर्सन को अलाउ किया जाता है, उसको इंडिजेंट पर्सन को उसका मुकदमा फाइल करने के लिए अगर वो जो भी पर्टिकुलर शर्तें दी गई हैं, कंडीशन दी गई है, अगर वो पूरा करता है तो वो इंडिजेंट पर्सन एज ए शूट फाइल कर सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये बन रहा है कि इन सभी में से वो कौन सी कंडीशन नहीं है। यहाँ पर बात की गई है नहीं है, तो ये यहाँ पर 4 कंडीशन लिखी गई है, इसमें से एक कंडीशन इंडिजेंट पर्सन का शूट फाइल करने के लिए वो शर्त नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली शर्त के बारे में कि उनके पास ऐसे वाद में वाद पत्र के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, ये हमारी शर्त दी गई है। या फिर 1,000 रुपये की संपत्ति का वो हकदार नहीं है, यह भी शर्त दी गई है। उसके पास अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त साधन नहीं हो, यह शर्त नहीं लिखी गई है। वह सव्य या अधिकृत एजेंट के माध्यम से एक निर्धन के रूप में मुकदमा करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, यह भी शर्त उसमें लिखी गई है। तो हमारा जो ये थर्ड वाला जो ये शर्त नहीं है, तो ये हमारा इसका जवाब है। अब हम बात करते हैं कि अरेस्ट से संबंधित कौन सा केस है। क्या ये दोनों जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी या फिर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डीके बासु ये केस है जो कि अरेस्ट के बारे में बात करता है, या फिर ये दोनों केस है, या फिर इसमें से कोई भी नहीं है? तो ये जो दोनों केस है ये हमारे अरेस्ट से संबंधित है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले केस के बारे में जो कि रिलेटेड है किसके बारे में कि विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जमीला खातून। एक इम्पोर्टेंट केस था जो कि रिलेटेड था प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ड्यू टू ऑफ विच फैक्टर, यानी कि क्या कारक का कारण बना पेशेवर कदाचार से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला है। तो यह बात की गई थी किसके अंदर, यह चीज़ हमारी 4th पॉइंट के अंतर्गत की गई थी कि ग्राहक की निरक्षरता का फायदा उठाकर ग्राहक को धोखा दिया गया था, और यह बात हमारी इस केस के अंतर्गत हुई थी विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती जमीला खातून के केस के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सैफ ए जार के आधार पर पूर्व क्राम को असंवैधानिक घोषित किया गया था, किस केस के अंतर्गत? तो ये हमारा केस है बाबूराम वर्सेस बैजनाथ का जो केस है, इस केस में ऐसा कहा गया था। अब हम बात करते हैं कि इन सभी में से कौन सा केस है जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। क्या वो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस HS ढिल्लन है, या मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, या इन सभी में से कोई भी नहीं है? तो इन्वायरमेंट से संबंधित हमारा केस था मेनका गांधी मेनका गांधी नहीं, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि एक और इम्पोर्टेंट केस है, समझते हैं क्या है कि किस केस में ये बात कही गई है। 1996 में मध्यस्थता और सुलभ अधिनियम यानी कि आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों में व्याख्यात 1940 अधिनियम के अंतर्निहित सिद्धांतों से अप्रभावित होने के कारण की जानी चाहिए, यह बात किस केस के अंतर्गत कही थी? तो यह बात की गई थी सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस NEPC लिमिटेड केस के अंतर्गत यह बात कही गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने रंगादोराय वर्सेस D गोपालन के मामले में एक अधिवक्ता जिसे अभ्यास से प्रतिबंधित या निलंबित कर दिया गया और उसके उचित समय की समाप्ति के बाद यह साबित करना होगा
कब उसे यह साबित करना होगा, उसके पास अपने पेशेवर व्यवहार में ईमानदारी और समानता की गारंटी देने के लिए आवश्यक अच्छा चरित्र था। यह बात इस केस के अंतर्गत कही गई थी। तो इसका हमारा जवाब होगा थर्ड। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो रिलेटेड है एक और इम्पोर्टेंट केस से, कि किस केस के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो निर्धारित किया था कि जो एडवोकेट है उनकी 45 एज या उससे ज़्यादा के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया था कि वो एज एन एडवोकेट एनरोल नहीं हो सकते। तो यह बात किस केस के अंतर्गत कही गई थी? तो इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के केस के अंतर्गत यह कहा गया था कि 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात रद्द कर दी थी। किस केस के अंतर्गत? इस केस के अंतर्गत इस बात को स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में कि ऑर्डर 32 रूल 10 सीपीसी का क्या बात करता है कि नेक्स्ट फ्रेंड की डेथ, रिमूवल और रिटायरमेंट पर शूट लायबल होगा किस चीज़ के लिए? तो वो स्टे के लिए लायबल होगा। तो इसका हमारा जवाब है स्टे। जब आप इस रूल को पढ़ेंगे ऑर्डर 32 रूल 10, तो वहाँ पर बात की गई है स्टे फॉर द प्रोसेस ऑन द रिमूवल ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड। ये यहाँ पर आपको इसको पढ़ लेना है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि प्लेस ऑफ शोइंग के रूप में ऑब्जेक्शन कब हो सकता है? कि जल्दी से जल्दी संभव अवसर पर केवल प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष ले जाया जा सकता है, या पहली बार अपीलीय अदालत के समक्ष भी ले जाया जा सकता है, या फिर रिवीजन की बात की गई है यानी पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष भी ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जवाब है हमारा पहला, जल्दी से जल्दी संभव अवसर पर केवल प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष ले जाया जा सकता है। कैन बी टेकन बिफोर द कोर्ट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट एट अर्लियर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अब हमें ये देखना है कि ये कहाँ पर दिया गया है सीपीसी में, प्लेस ऑफ शोइंग टू ऑब्जेक्शन। तो जब हम सेक्शन 21 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि सीपीसी के सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता इन सभी में से किसके ऊपर? तो सेम कोर्ट में पेंडिंग है प्रीवियस शूट जहां पर, या फॉरेन कोर्ट में प्रीवियस शूट पेंडिंग है, या फिर किसी भी इंडिया के बाहर की कोर्ट में कोई प्रीवियस शूट पेंडिंग है, या फिर कोई प्रीवियस शूट किसी इंडिया के बाहर की कोर्ट में जो कि इस्टेब्लिश किया गया है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमारा अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 10 कहाँ पर? जब फॉरेन कोर्ट में अगर कोई प्रीवियस शूट पेंडिंग है तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। जब पिछला वाद किसी विदेशी न्यायालय में पेंडिंग है या लंबित है तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो सेक्शन 21 जो था, इससे प्रीवियस क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पर है। जब आप सेक्शन 21 को पढ़ेंगे, ये था ऑब्जेक्शन ऑफ प्लेस के बारे में, तो आपको यहाँ पर इसका जवाब मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में, जो कि एक और इम्पोर्टेंट केस लो है, इसको आपको याद रखना है। पढ़ते हैं उस मामले में पहचान करें जो कि ट्रेड यूनियन के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को प्रचार और संरक्षण की आवश्यकता से संबंधित है। तो यह कौन सा केस था? तो ये हमारा केस था हनुमंत रॉय वर्सेस डीआर रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन का जो ये केस था। इस केस में ऐसा कहा गया था। अब हम बात करते हैं कि इन सभी केसेस में से किस केस को हम एज ए पॉपुलर केस समझते हैं, सॉलिसिटर केस के नाम से जानते हैं। तो कौन सा केस है? तो ये हमारा दूसरा केस है, नेशनल यूनियन ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉय वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बॉम्बे। ये हमारा फेमस केस है, सॉलिसिटर केस के नाम से इसे जाना जाता है।
अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने जिस मामले में ऐसा घोषित किया था, क्या घोषित किया था कि हड़ताल की महज अवैधता अपने आप में एक अन्यायपूर्वक नहीं है, केवल इलीगल ऑफ स्ट्राइक डज नॉट पर से स्पेल अनजस्टिफाइबल। यह बात किस केस के अंतर्गत कही गई थी? जस्टिस कृष्णा अय्यर के द्वारा डिसाइड की गई थी। तो जो हमारा गुजरात स्टील ट्यूब वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर साहब का केस है, इस केस के अंतर्गत यह बात हेल्ड की गई थी। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।